हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष जोशी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिट फार्मा को। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, आई होप उसे आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म फर्स्ट सेम को हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो दूसरा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज। सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार आता ही है, 100% चांस है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसमें सोर्सेज के साथ साथ टाइप्स भी पूछे जाते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन टाइप्स में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, फाइनल्स में भी और क्लास टेस्ट वगैरह में तो खैर आता ही है। तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज़। उससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये इम्प्यूरिटीज़ क्या है। इम्प्यूरिटीज़ क्या है? इम्प्यूरिटीज़ को अगर हिंदी में बात करें उसे बोलते हैं हम अशुद्ध। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अशुद्ध मतलब जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध। ठीक है, अब शुद्ध किसे बोलते हैं? जो चीज, शुद्ध की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, प्योरिटी, प्योर की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। इम्प्योरिटी से पहले आपको प्योरिटी के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा कि प्योर किसे बोलते हैं। प्योर मतलब जो चीज़ उसी अवस्था में हो जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट गए, हम शहद लेके आए, तो हमें चाहिए कि इसमें 100% शहद ही हो, हनी ही हो। ठीक है, हम मार्केट गए, हम वहाँ से लाल मिर्च लेके आए। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें लाल मिर्च में इम्प्यूरिटीज़ भी हो सकती है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें लाल मिर्च ही हो। ठीक है, हम हल्दी लेने गए, टर्मरिक लेने गए, तो अगर उसमें कुछ ऐसी चीज मिला दी गई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हल्दी येलो कलर की होती है, तो उसमें कुछ ऐसा येलो सब्सटेंस मिला दिया गया है जिससे यह पता नहीं लग रहा है कि भैया ये हल्दी है या ये इम्प्योरिटी है, तो उसे बोलते हैं एडल्ट्रेशन। ठीक है, एडल्ट्रेशन मतलब उसमें कुछ मिलावट कर देना। ठीक है, अब हमें पता लग गया प्योर किसे बोलते हैं। ठीक है, जो चीज जिस अवस्था में है उस अवस्था को उस चीज की प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब अगर वो चीज उस अवस्था में नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो चीज उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में हमको चाहिए उसे बोलते हैं इम्प्योरिटीज। लेकिन अब हमें तो फार्मा लेवल का पढ़ना है। ठीक है, हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो हम फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल्स में प्योरिटीज और इम्प्यूरिटीज का क्या रोल होता है, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा बच्चा भी बता देगा, भैया अगर आप कोई कैप्सूल्स बना रहे हो, अगर आप टैबलेट बना रहे हो, ठीक है, अगर आप कैप्सूल बना रहे हो, ठीक है, अगर आप इंजेक्शन बना रहे हो, ठीक है, और आपको अगर बता दिया जाए कि भैया ये सर दर्द की जो दवाई है, जो डिस्प्रिन है या जो पैरासीटामोल है, कोई भी ड्रग है, डाइक्लोफिनेक है, कुछ भी है, ठीक है, इसमें मिलावट है भाई, इसमें कुछ मिला रखा है, तो क्या आप उसे लोगे? नहीं लोगे। ठीक है, अगर चलो टैबलेट कैप्सूल्स का तो हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, अगर इंजेक्शन में थोड़ा भी कुछ और फॉरेन इम्प्यूरिटी मिलाई गई है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल मिलाए गए हैं और वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रहा है, तो उसका आपको क्या, उसके नुकसान की आप भरपाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इम्प्यूरिटी मतलब हमें चाहिए कि जो हमारे पास जो मटेरियल है, जो ड्रग है, वो 100% प्योर हो। अब इसका एक यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी है। कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्या है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल 100% प्योर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि जब हम किसी ड्रग को बनाते हैं, जब हम किसी कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं मतलब उसे लैब में बनाते हैं, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं अगेन, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है, जहां से वो इम्प्योर होने के चांसेस हैं। अब वो सोर्सेज क्या है, हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे।
अब आपको टॉपिक समझ में आया। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं ये आई कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज में। लेकिन ऑल्दो हमको ये पता है कि भैया हम 100% प्योर सब्सटेंस नहीं बना सकते, प्योर केमिकल नहीं बना सकते, उसमें थोड़ा ना थोड़ा इम्प्योरिटी तो होगी ही होगी। लेकिन अब इम्प्योरिटी कितनी है, उसकी क्या लिमिट है, वो आगे हम लिमिट टेस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट दे रखी है ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, हद होती है, जैसे बोलते हैं हद है हर चीज़ की। तो उस चीज़ में, उस लिमिट में वो पर्टिकुलर चीज़ है या नहीं है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे सोर्सेज के इम्प्योरिटीज़ की। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ के सोर्सेज की कि इम्प्योरिटीज़ कहाँ से हैं। पहले मैं सारे सोर्सेज लिख देता हूँ, फिर वन बाई वन मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे वो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हैं वो मेजर इम्प्योरिटीज़, 10 इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, जिससे ये चांसेस होते हैं कि यहाँ से ये सोर्सेज हैं, यहाँ से हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा केमिकल है, वो इम्प्योर हो सकता है। अब हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल में जब भी हम कोई केमिकल बनाते हैं तो सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है रॉ मटेरियल का। सबसे पहले हम उसके रॉ मटेरियल को लेते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा जो मटेरियल है, रॉ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उससे इम्प्योरिटी कैसे आ सकती है भाई? बिल्कुल आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल है, अभी क्या है, नोट्स मैंने नीचे दे रखे हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सोडियम के हम प्रोडक्ट बनाते हैं, सोडियम कंपाउंड्स, जितने भी हम सोडियम कंपाउंड बनाते हैं वो मैक्सिमम हम उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्यों होता है? इसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न हो सकता है? क्यों? क्योंकि NaCl जो है चीप है, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो हम NaCl यूज़ करते हैं सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादातर। तो अब जब हम NaCl यूज़ करते हैं और उससे जो सोडियम क्लोराइड बनता है, तो देयर विल बी ए चांस कि उसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटीज आ जाए। क्लोराइड की इम्प्योरिटी, क्लोराइड्स इम्प्योरिटी। ठीक है, उसमें चांसेस हैं कि उसमें हमें क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिले। तो प्रूफ हो गया कि भैया रॉ मटेरियल से भी हमें इम्प्योरिटी मिल सकती है। हमें वन बाय वन सबको पढ़ना है और एक एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल ना भी दें तो हमें अपनी बात को जस्टिफाई करना है। ठीक है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, अब हम किसी को समझा भी सकते हैं इजीली कि जितने भी सोडियम कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि उसे हम NaCl से बनाते हैं। और जो NaCl है वो क्या है? NaCl के सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड। और हमें ऐसा हो सकता है, देयर विल बी ए चांस कि जो NaCl है उससे जो हम सोडियम कंपाउंड बना रहे हैं उसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटीज आ जाए। दूसरी इम्प्योरिटी हम देखते हैं, रिएजेंट यूज्ड इन प्रोसेस। रिएजेंट ठीक है, कोई प्रोसेस है, ठीक है, कोई केमिकल प्रोसेस है, कुछ भी है, उसमें जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो भी इम्प्योर हो सकता है, वो भी एक सोर्स हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल क्या है कि जितने भी हम सल्फ्यूरिक एसिड जब हम बनाते हैं, रिएजेंट मतलब क्या होता है? जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब रिएजेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आगे पढ़ेंगे। तो H2SO4 एक रिएजेंट है।
ठीक है, वो बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में काम आता है। ठीक है, ये एसिड है एक, ठीक है, रिएजेंट, ये जो है एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपने नाम सुना होगा, हिंदी वाले सल्फ्यूरिक अम्ल करके आपने सुना होगा। अब H2SO4 जो है उसमें H2SO4 को जब भी बनाते हैं उसके लिए हम लेड चैम्बर यूज करते हैं, तो चांसेस हो सकते हैं कि उस H2SO4 में किसकी इंप्यूरिटीज आए, लेड की इंप्यूरिटीज आ जाए। ठीक है, ये हो गया अपना रिएजेंट यूज्ड इन प्रोसेस। अब हम तीसरी बात करें, रिएजेंट यूज्ड टू रिमूव अदर इंप्यूरिटीज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट यूज्ड टू रिमूव अदर impurities। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी आगे आप पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में हम क्या करते हैं, सल्फेट की इंप्यूरिटी को रिमूव करने के लिए बेरियम क्लोराइड को यूज करते हैं, BaCl2। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं टू रिमूव या टू एलिमिनेट सल्फेट इंप्यूरिटीज। अब सल्फेट की इंप्यूरिटीज तो हमने रिमूव कर दी, लेकिन अब क्या होता है, जो सॉल्यूशन में हमने सल्फेट की इंप्यूरिटीज रिमूव कर दी हैं उसमें ये चांस हो सकता है कि चूंकि हम बेरियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं तो चांस हो सकता है कि उसमें बेरियम की इंप्यूरिटीज आ जाए। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये कि रिएजेंट यूज्ड टू रिमूव अदर इंप्यूरिटीज, मतलब हम वो रिएजेंट अगर यूज कर रहे हैं अदर इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए, उस रिएजेंट में भी इंप्योरिटी हो सकती है, उसमें भी इंप्यूरिटी हमें मिल सकती है। तो एग्जांपल मैंने दे दिया, बेरियम क्लोराइड हम यूज करते हैं किसके लिए, सल्फेट की इंप्यूरिटीज को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन कभी कभी चांस हो सकता है कि सल्फेट की इंप्यूरिटी तो हो जाए खत्म, पता लग जाए कि इसमें कितना सल्फेट है क्या है, लेकिन हो सकता है कि उसमें बेरियम की इंप्यूरिटी आ जाए। ठीक है, चौथा है सॉल्वेंट्स। अब सॉल्वेंट्स में क्या है कि हो सकता है जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसमें भी इंप्यूरिटीज आ जाए। फॉर एग्जांपल वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और वाटर भी बहुत टाइप का होता है, टैप वाटर होता है, आयन एक्सचेंज वाटर होता है, लेकिन हम कंपनी में या इंडस्ट्री में हम हमेशा DM वाटर यूज करते हैं। DM वाटर क्या है, डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, जिसमें कोई भी मिनरल ना हो, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो। ऐसा हम क्यों करते हैं, इस इंप्यूरिटी को रिमूव करने के लिए कि हमें सॉल्वेंट से कोई इंप्यूरिटी ना आ जाए, क्योंकि सॉल्वेंट की इंप्यूरिटी रिमूव करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए हम पहले से एज ए प्रिकॉशन अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि भैया जो हम वाटर यूज कर रहे हैं, वाटर ही क्यों लिया, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हम जब वाटर यूज कर रहे हैं तो हम कोशिश ये करेंगे, कोशिश क्या, हम 100% करेंगे कि हम उसमें DM वाटर यूज करें, डीमिनरलाइज्ड वाटर हम यूज करें। अब पांचवा है कंटामिनेशन ड्यू टू रिएक्शन वेसल। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कभी कभी जो रिएक्शन वेसल जो है, ठीक है, इसमें भी इंप्यूरिटी हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर हम मान लो ऐसा कोई वेसल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई वेसल यूज कर रहे हैं जिसमें इंप्यूरिटी है पहले से ही, मोस्टली इसमें जो है अगर सच सीधी बात करें तो इसमें जिंक की इंप्यूरिटी मिलती है, और इस इंप्यूरिटी को एलिमिनेट करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि स्टेनलेस स्टील या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, स्टेनलेस स्टील या बोरोसिलिकेट ग्लास को हम यूज करें। ठीक है, तो उससे ये जो इंप्यूरिटी है
वो एलिमिनेट हो जाएगी। इसमें हम पहले से प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनमें इनकी इम्प्योरिटी को बाद में शॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम पहले से एज ए प्रिकॉशन ये कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्योर हो ही ना हमारा कंपाउंड, ठीक है, और एटलीस्ट हो भी तो ये रीज़न ना हो, ये सोर्सेज ना हो, ठीक है। छठा है कंटामिनेशन ड्यू टू पॉल्यूशन, लिख देता हूं। अब ड्यू टू पॉल्यूशन क्या है, कहने का मतलब क्या है, हम ऐसी इंडस्ट्री में है जो किसी शहर के नज़दीक है और उस शहर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो हो सकता है कि उस पॉल्यूशन से, और हम वहाँ कोई हार्मोन का काम कर रहे हैं या कोई सेंसिटिव हम रिसर्च कर रहे हैं या कोई सेंसिटिव हम केमिकल बना रहे हैं या ड्रग बना रहे हैं, तो हो सकता है जो आसपास का इन्वायरमेंट, जो पॉल्यूशन से भरा हुआ जो इन्वायरमेंट है, उसके थ्रू हमको जो है इम्प्यूरिटी वहाँ से मिल जाए, तो यह है कंटामिनेशन ड्यू टू पॉल्यूशन। सातवां है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स मींस, मान लीजिए आपने टैबलेट बनाई, आपने कैप्सूल बनाई, ठीक है। अब टैबलेट बनाने के लिए टैबलेट पंचिंग मशीन होती है, टैबलेट पंचिंग मशीन, ठीक है। तो अब हो सकता है कि आप जिस टैबलेट पंचिंग मशीन का यूज कर रहे हैं उसी में कंटामिनेशन हो, ठीक है, उसी के जो पंचिंग वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो टैबलेट को पंच करते हैं, ठीक है, इसी में कुछ कंटामिनेशन हो, तो यहाँ से टैबलेट जा रही है, ठीक है, सॉरी यहाँ से पाउडर जा रहा है और यहाँ से पंच होके आगे टैबलेट बन रहा है। हो सकता है इसके हेड में ही कोई दिक्कत हो और इस वजह से जो है इस टैबलेट में कंटामिनेशन आ रहा हो, सेम वही केस कैप्सूल का भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड मतलब यह है कि हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी समय हमें इम्प्यूरिटीज मिल जाए, ठीक है। आठवां है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट। अब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, केमिकल भी होते हैं, ड्रग भी होते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, या जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, या टेम्परेचर कम आने पे बहुत जल्दी मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, ठीक है, और लाइट अगर ज़्यादा हो, लाइट सेंसिटिव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरडाइजेपॉक्साइड है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ये एक ड्रग है, बहुत सारी ऐसी ड्रग है, वर्निक्लीन है, इसोमिप्राजोल है, ऐसे बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो लाइट सेंसिटिव हैं। मींस अगर इनको हम लाइट में रखें, लाइट के पास ले जाएं, तो ये डिग्रेड होने लगते हैं, अपनी इफ़िशियंसी इनकी कम होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये वो एक्शन शो नहीं कर पाते और प्रॉपर रिजल्ट इनमें नहीं मिलता है, तो वो एक टाइप की इम्प्यूरिटी ही है। तो हमें ये देखना है कि भैया अगर ये जो है लाइट सेंसिटिव है, तो जब हम इससे रिलेटेड कुछ काम करें या हम ये मैन्युफैक्चरिंग करें या इससे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उसकी लाइट ऑफ करें, या जिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अगर हम इसकी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसे कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें क्लोरडाइजेपॉक्साइड ऐड कर रहे हैं, तो ये जो है अंबर कलर का हो। अंबर कलर मतलब, अंबर कलर मतलब कि ये अंबर कलर होता है हल्का सा ब्राउनिश रेडिश कलर का होता है, जिसमें लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो इस टाइप के कंपाउंड हैं, इस टाइप की जो ड्रग्स हैं, वो अंबर कलर में ही रखें। मीन्स हम लाइट जो है की इंटेंसिटी लो कर दें, नील कर दें, एकदम ख़त्म कर दें। और वही टेम्परेचर का भी हिसाब है कि हमें जो है टेम्परेचर को, जैसे कोई ड्रग है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम कम हो जाता है, नमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बोले तो मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या है बहुत जल्दी मॉइस्चर गेन हो जाती है, वेटी सी ये हो जाती है ड्रग, ठीक है, या कोई कंपाउंड या कोई केमिकल। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसे पहले एक मतलब उसको हम बाहर निकालें, उस पर्टिकुलर उस एनवायरनमेंट में रखें जहाँ वो हाइग्रोस्कोपिक ना हो पाए, जहाँ वो जो है मॉइस्चर ना गेन कर पाए, ठीक है।
नवा है पैकेजिंग एरर। कभी कभी क्या होता है, पैकेजिंग एरर का मतलब है कि हम अगर कोई कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं, कोई टैबलेट हम बना रहे हैं, तो एटलीस्ट उसकी पैकेजिंग हम सही करें। ऐसा ना हो कि हम कोई इंजेक्शन का वॉल्व बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और इसकी ये सील ही टूटी हुई है यहाँ से, तो ये पूरी लीचिंग हो जाएगी, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा, इम्प्योरिटी आ जाएगी। और अगर लाइट सेंसिटिव है तो इसे अंबर ऑयल में रखेंगे हम, ठीक है, वो तो हमने पिछले उसमें कवर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि पैकेजिंग के वजह से कुछ ऐसा इशू ना हो कि भाई हमारे जो कंपाउंड में इम्प्योरिटीज आ जाए, वो एज ए सोर्स रोल अपना न दे, ठीक है, वो सोर्स ना बन पाए, पैकेजिंग एरर, ठीक है। 10वां है इनएडिक्वेट स्टोरेज, ठीक है। इनएडिक्वेट स्टोरेज में क्या है, मीन्स हमने बहुत सारे बल्क में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने यहाँ से कैप्सूल बनाई, अब हमें उसको ट्रांसफ़र करना है कहीं और, ठीक है, ए प्लेस से हमें बी प्लेस में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। मान लो उसके लिए हमें 6 मंथ का टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री में भेजना है, तो इसमें मान लो हमें 10 लाख टैबलेट्स हैं फॉर एग्जांपल, जो हमें ए से बी में भेजनी है 6 मंथ के अंदर। तो 6 मंथ तक उसका स्टोरेज वो भी बहुत मायने रखता है। ऐसी जगह हमने स्टोरेज कर दिया जहाँ कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, जहाँ चूहे घूम रहे हैं, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, फाड़ दिया, तोड़ दिया, आप समझ रहे हैं बात को, तो उससे भी कंटामिनेशन आने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए हम उसे प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन उसकी प्रॉपर हो, ठीक है। तो ये है आपके 10 सोर्सेज। अब इनको याद करने का क्या तरीका है, ठीक है, तरीका बहुत सिंपल है। उसके लिए एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, ये आप हो, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि भाई आपको इस फला फला कंपनी में जाना है, ये कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंपनी है, ठीक है, ये यहाँ से धुआं निकल रहा है कंपनी का, इसको आप कंपनी मान लीजिए, ठीक है, ये कोई इंडस्ट्री है, ठीक है। अब आपको यहाँ जाना है और आपको पता लगाना है कि भैया हमारे कंपाउंड में, आपके कंपाउंड में इम्प्योरिटीज़ आ रही है। यहाँ से कोई कंपाउंड आपके पास आया और उस कंपाउंड में आपको क्या मिली, इम्प्योरिटीज़ मिली। अब उस इम्प्योरिटीज़ का पता लगाना है आपको कि भैया इम्प्योरिटीज़ इन 10 सोर्स में से इम्प्योरिटीज़ कहाँ है। अब हमें ये 10 सोर्स पता नहीं है, अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आप कहानी सुनिए। आप गए, तो जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, जो सबसे स्टार्टिंग जो होती है वो है रॉ मटेरियल। हम ये सबको पता है कि भैया हम कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे अपना रॉ दिखाओ, अपना रॉ डेटा दिखाओ, ठीक है। तो आपको याद, मतलब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आप देखते रहो तो आपको याद आती रही चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहले आप गए, आपको रॉ मटेरियल के पास आप गए, तो आपको रॉ मटेरियल याद हो जाएगा कि सबसे पहले हम कहीं भी जाएंगे तो वहाँ हम रॉ डेटा ही चेक करेंगे, रॉ मटेरियल ही चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक होता है रॉ मटेरियल, कच्चा रॉ, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल में आपको सब कुछ सही मिला, फिर आप आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे उस पर गए, उसके बाद आप कहाँ गए, आप गए प्रोसेसिंग एरिया में, क्योंकि रॉ मटेरियल जहाँ पास है उसके बाद रॉ मटेरियल का क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, उसके बाद वो प्रोसेस होगा, तभी तो उसकी कैप्सूल या टैबलेट वगैरह कुछ बनेगी। तो आप प्रोसेसिंग एरिया में गए, प्रोसेसिंग एरिया में आपको प्रोसेसिंग एरिया से 2 चीज़ें याद आ जाएंगी। प्रोसेसिंग एरिया में गए आपने वहाँ रिएजेंट देखा, ठीक है, इससे आपके 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे। एक आपने रिएजेंट देखा, ठीक है। प्रोसेसिंग एरिया में बेसिकली क्या होते हैं सबसे ज़्यादा, रिएजेंट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो रिएजेंट और सॉल्वेंट ये कवर हो गया। रिएजेंट में आपने 2 चीज़ देखी, एक रिएजेंट तो है जो हम यूज़ होते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। दूसरा रिएजेंट यूज़ होता है टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज़। तो टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज़ में आपका दूसरा रिएजेंट भी आपका कवर हो जाएगा। आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे।
1 2 3 4 हो गए हैं कवर। उसके बाद आप गए आगे, फिर आपने देखा कि यार जो प्रोसेसिंग एरिया में जो इन्होंने जो ये फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये कोनिकल फ्लास्क ये यूज़ कर रहे हैं, आपने इसको देखा कि यार इसमें कहीं कुछ इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो आपको याद आ जाएगा कंटामिनेशन ड्यू टू रिएक्शन वेसल। ठीक है, आपका एक और कवर हो गया, 3 4 5 और ये 6, छठा भी आपका कवर हो गया। उसके बाद आप परेशान हो गए, आपने कहा यार इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आप बाहर आए, आपने आसपास देखा, आपने कहा यार ये तो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ठीक है, तो और बहुत जगह बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ पर नदी बह रही है, ठीक है, गंदी सी नदी है, नाले हैं बह रहे हैं, तो आपको शक आया, आपने कहा कि यार कहीं ये जो है पॉल्यूशन की वजह से तो नहीं हो रहा है, जो चारों तरफ जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। तो ये आपका अगला आ जाएगा छठा या सातवां, 1 2, अच्छा हाँ 1 2 3 4 5वां और छठा। ठीक है, छठा आपका कवर हो जाएगा। फिर आपने कहा चलो ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से भी होगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप अंदर गए, आपने देखा, अब आप देख रहे हैं उन बंदों को जो काम कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं इस चीज़ की, कैसे ये क्या बोलते हैं पंचिंग मशीन चला रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को सब एक फिल्म की तरह अपने माइंड में, एक स्टोरी की तरह आप अपने माइंड में लोगे, तो आपको ये पूरा 1 बाय 1 आते रहेगा आपके दिमाग में, आपको बस सीक्वेंस से चलना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट वर्ड लेके हम एक कोई शब्द बना देते हैं और उससे हमें याद होता है। वो भी ट्रिक काम आती है, वो तब काम आती है जब आपको एक सिंगल जो अक्षर है, अल्फ़ाबेट है, वो एक ही बार मिले। अब यहाँ पर आर 3 बार है, आर आर आर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सी यहाँ पर 2 बार है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बना पाओगे। बना भी पाओगे तो वहाँ एग्जाम में आपको देयर विल बी अ चांस कि आप भूल जाओ। लेकिन अगर आप स्टोरी याद रखोगे कि आपको अगर भेजा जाए कहीं किसी कंपनी में, तो आप कैसे उसकी इम्प्योरिटीज चेक करोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि हम पहले रॉ मटेरियल में जाएंगे, फिर एजेंट, ऐसे करके आपको याद आ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग, आपने वहाँ लोगों को देखा कि यार ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इससे आपको याद आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड, ये कवर हो गया। उसके बाद आप गए एक जगह पे, वहाँ बहुत ज़्यादा लाइट थी, बहुत ज़्यादा मतलब आपको गर्मी लग रही थी, आपने कहा यार ये बहुत तेज़ लाइट लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उससे आपको याद आ जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में गए, आपने कहा मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, आपने कहा मेरे को पैकेजिंग एरिया दिखाओ कि पैकेजिंग कैसे हो रही है इसकी। ठीक है, अब आपको याद आएगा रॉ मटेरियल से लेके पैकेजिंग। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस है, रॉ आता है और पैकेज, इस बीच में यहाँ क्या होता है, टैबलेट बनती है, कैप्सूल बनती है और बाद में वो सब पैक होता है। ठीक है, आपने पैकेजिंग में देखा तो आपको यहाँ से पैकेजिंग एरर याद आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आप गए स्टोरेज, आपने कहा भाई ये पैक होके इतने लाखों टैबलेट्स बन रहे हैं, ये पैक होके कहाँ जा रहे हैं, तो आपको याद आ जाएगा उससे इनएडिक्वेट स्टोरेज, तो आपको याद आएगा कि भैया स्टोरेज है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ के क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपको खट दिमाग में आ जाएगा अगर आप एक दो बार इस चीज़ को एक बार रिवाइज करोगे बैठ के। ठीक है, और हो सकता है ये तो मेरी ट्रिक है, हो सकता है आप खुद की कोई ट्रिक बनाएं, ठीक है, जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। तो ये है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम उसको कवर कर लेते हैं क्योंकि वो सिलेबस में दिया गया है। वो है टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। मैं ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा उसको, ठीक है। तीन टाइप की होती हैं, सिंपल बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, लेकिन फार्माकोपियल जो मेथड है 3 टाइप की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड रेजिडुअल। रेजिडुअल टू इजी है, जो रेसिड्यू बच जाता है, ठीक है, उससे जो इम्प्योरिटीज होती हैं उस टाइप की। अब इसमें हमें सोर्स नहीं देखना है, अब आप ध्यान रखिए यहाँ पर, हमें सोर्स को, अब सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी नहीं है, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज है कि इम्प्योरिटीज कितने टाइप की होती है। रेजिड्यू में जो रेजिड्यू बचता है लास्ट में, वो भी एक टाइप की इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो भी एक टाइप की इम्प्योरिटी है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को आप सीधे याद कर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं,
अब आप आगे पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। तो ये सब कुछ, ये चांसेस कब है, जब आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जब किसी टैबलेट की, किसी कैप्सूल की, तो तब हो सकता है कि वहाँ के वाटर में लेड हो, ठीक है, मतलब आर्सेनिक हो। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उससे आपको, इनऑर्गेनिक से आपको याद आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इनऑर्गेनिक से आपको याद आ जाएगा लेड, इनऑर्गेनिक से आपको याद आ जाएगा आर्सेनिक, उससे आपके दिमाग में आएगा ये सब कुछ तब आ सकते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी बन रहे हैं वो, ठीक है। अब रॉ मटेरियल में तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आ सकते ना, ठीक है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ये बात हम कर रहे हैं इनऑर्गेनिक टाइप इसकी, इनऑर्गेनिक की। और ऑर्गेनिक के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, SPS, या अगर आपको SPS याद नहीं हो रहा है तो SSP। SSP तो आपने सुना होगा, SP, SSP सुना है ना। अब SSP का मतलब क्या है? स्टोरेज, सिंथेसिस और प्यूरिफिकेशन। तो स्टोरेज के टाइम पे जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं तब वो भी एक टाइप की इम्प्योरिटी है, ठीक है। स्टोर हम कर रहे हैं, मान लो स्टोर करने में कुछ दिक्कत हो गई, हमने गलत जगह स्टोर कर दिया, तो मतलब वो भी एक टाइप की इम्प्योरिटी है ना। मतलब टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज और सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज में एक छोटा सा बहुत पतला सा अंतर है, ठीक है। उस अंतर को आप समझ गए तो आपको ये करने की, याद करने की भी जरूरत नहीं। आप सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज में ही आप टाइप्स ढूंढ के वो भी दिखा दोगे उनको, ठीक है। सिंथेसिस के टाइम पे भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, कोई चीज़ आप कंपाउंड हम सिंथेसाइज करो। प्यूरिफिकेशन, जब आप सिंथेसाइज करते हो किसी चीज़ को तो बहुत इम्प्योर कंडीशन में रहता है, उसको प्योर करने की कोशिश करते हो और उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज आपकी निकलती हैं, वो भी एक टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ठीक है, पहले तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके नोट्स मैंने नीचे प्रोवाइड किए, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। बाकी हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। अब हम धीरे धीरे लिमिट टेस्ट की ओर आएंगे, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट है, लेड है, आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स हैं। तो धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।